Hello everyone, I am Dr. KG Arora. Today we are going to discuss one of the important topic of microeconomics, law of demand. सबसे पहले हम समझते हैं कि मीनिंग ऑफ डिमांड क्या होता है। तो मीनिंग ऑफ डिमांड में हम इफ़ेक्टिव डिमांड को कंसीडर करते हैं और इफ़ेक्टिव डिमांड में जो पहला एलिमेंट होता है वो होता है डिज़ायर। विदाउट हैविंग ए डिज़ायर यू कांट क्रिएट ए डिमांड। एक साधु संत है, उसकी कोई इच्छा ही नहीं है तो ही विल नॉट क्रिएट एनी डिमांड। तो बिना डिज़ायर के कभी भी डिमांड क्रिएट नहीं होगी एंड दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट टू क्रिएट ए डिमांड। सेकंड इज़ एबिलिटी, कि उसके पास जो वो डिज़ायर कर रहा है उसके पास कैपेसिटी, उसके पास उतने पैसे होने चाहिए। चाहे वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करे, चाहे वो अपने डेबिट कार्ड से पेमेंट करे, चाहे वो कैश में पेमेंट करे, बट ही और शी मस्ट हैव ए परचेजिंग पावर फॉर दैट डिज़ायर। अब थर्ड है विलिंगनेस टू पे। एक कंजूस आदमी है, उसके पास वो चाहता है कि मेरे पास गाड़ी हो, पैसे भी हैं उसके पास, पर पैसे खर्च नहीं करना चाहता। तो अनलेस एंड अनटिल यू विल नॉट हैव ए विल टू पे फॉर व्हाट यू आर डिज़ायरिंग एंड व्हाट यू हैव ए मनी, यू कांट क्रिएट ए डिमांड। तो इसलिए इस डिज़ायर में ये सब चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी हमको, एबिलिटी, विलिंगनेस, तब वो डिज़ायर इफ़ेक्टिव डिज़ायर में कन्वर्ट होगी और उस इफ़ेक्टिव डिज़ायर को हम डिमांड कहेंगे। सो टू मेक डिज़ायर इनटू इफ़ेक्टिव डिज़ायर वी मस्ट ऐड एबिलिटी टू पे एंड विलिंगनेस टू पे व्हाट यू आर डिज़ायरिंग। नेक्स्ट इज़, अब हमारे पास आते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड पर। इसको जानने से पहले एक बार फिर बताता हूँ मैं आपको कि डिमांड में जो और एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए। डिमांड, अगर मार्केट में आप डिमांड कर रहे हो, डिज़ायर है, एबिलिटी है, विलिंगनेस है, और फिर भी वो मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है वो चीज़, मान लीजिए, तो ऐसी डिमांड को क्या कहेंगे हम? उसे कहते हैं अनसेटिएबल डिमांड। उसको हम कहेंगे अनसेटिएबल डिमांड। दैट मीन्स बिसाइड्स हैविंग दीज थ्री एलिमेंट, कि आपकी डिज़ायर भी है, पैसे भी हैं, आप पैसे खर्च भी करना चाहते हैं, बट दैट कम्युनिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, इट मीन्स वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, उसको हम कहते हैं अनसेटिएबल डिमांड। अब हम एक्चुअली में हमें यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड समझना है, तो थोड़ा सा मैं पहले आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के बारे में बताता हूँ। डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी एक्स, मान लिए कोई भी एक एक्स कमोडिटी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी एफ, मैं यहाँ पर वो फेसबुक वाला एफ नहीं है, ये है फंक्शन, दैट मीन्स डिपेंड्स ऑन। तो डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स। आई एम नॉट डिस्कसिंग टू मच इन डिटेल। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि डिमांड डिपेंड करती है किसी भी कमोडिटी का कि उसका प्राइस क्या है, और बाकी सब फैक्टर्स को मैंने अदर फैक्टर्स लिख लिया, अदर थिंग्स लिख दिया मैंने। अब अगर अदर फैक्टर्स सेम रहें तो प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशनशिप है, इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। वो अब हम आगे स्टडी करेंगे डिटेल में। डिमांड ऑफ एनी गुड जनरली डिटरमाइंड बाय वेरियस फैक्टर, दैट इज प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन एक्सपेक्टेशन एंड सो मैनी अदर थिंग्स। इसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बाकी डिटरमिनेंट को तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर हमको सिर्फ प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप पर हम फोकस कर रहे हैं। चलिए अब हम आते हैं स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पर। लॉ ऑफ डिमांड इट वाज गिवन बाय एल्फ्रेड मार्शल, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया था प्राइस और डिमांड की रिलेशनशिप पर इसका जो बेस है वो याद रखना चाहिए। जनरली हम सब वो पहले भूल जाते हैं।
इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम मीन्स मैंने अभी आपको बताया था कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस फैक्टर्स एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स। तो अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, मैंने एक बार फिर लिखता हूँ यहाँ पर, डिमांड ऑफ एनी कॉमोडिटी डिपेंड्स ऑन प्राइस एंड अदर फैक्टर्स। अब डिमांड और प्राइस और डिमांड की जो रिलेशनशिप है इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं। अब उसमें बेस ये बनाकर चलेंगे कि ये जो बाकी सब फैक्टर्स हैं जैसे कंज्यूमर्स की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ये सब चेंज ना हों। अगर ये चेंज हुए तो लॉ ऑफ डिमांड को हम स्टेटमेंट, लॉ ऑफ डिमांड को फॉर्म नहीं कर सकते। अभी हम उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक तो अप्लाई होता है नॉर्मल गुड्स के केस में, ये भी याद रखना है कि इट इज़ अप्लाइड ओनली इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। और उस केस में ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड कि प्राइस राइज होने से डिमांड फॉल होगी और प्राइस फॉल होने से डिमांड राइज होगी, बट कंडीशन इज़ दैट अदर फैक्टर्स रिमेनिंग द सेम। अब ऐसा होता तो है नहीं कि अदर फैक्टर सेम रहें, तो ये हम एज्यूम करके चलते हैं एंड दिस मेक्स द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड दिस इज कॉल्ड assumptions of law of demand, assumptions of law of demand and this is the basis of law of demand। अब इसमें ये क्या कह रहा है कि प्राइस को राइज करने से डिमांड फॉल हो रही है। इट मीन्स वन वेरिएबल इज राइजिंग एंड अनदर वेरिएबल इज फॉलिंग, या प्राइस कम होता है तो डिमांड राइज होती है। अगर ऐसा होता है कि एक राइज होता है और दूसरा फॉल होता है, या एक फॉल होता है दूसरा राइज होता है, तो ये नेगेटिवली मूवमेंट कर रहे हैं और इस रिलेशनशिप को हम नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं। नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम इज नॉन एज लॉ ऑफ डिमांड। तो अब हम इसको एक बार इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड देयर इज एन इनवर्स मीन्स negative relationship between price and demand. If price is rising, demand will fall. If price falls, demand will rise. But the condition is other things remaining the same, जिसको हम ceteris paribus assumption कहते हैं। Ceteris paribus is a Latin word. It means that other factors remaining unchanged. अब इसके assumption क्या क्या है वो मैंने अभी आपको बताया कि कंज्यूमर्स की इनकम चेंज ना हो। अब इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। मान लीजिएगा किसी कमोडिटी के प्राइस बढ़ गए। अब मैंने यहाँ कहा कि कंज्यूमर की इनकम चेंज नहीं होगी तो होगा। अब मैं कंज्यूमर की इनकम चेंज कर देता हूँ, इनकम बढ़ जाती है, तो आप क्या बताएं आपकी डिमांड घट जाएगी? नॉट पॉसिबल कि अब आपकी डिमांड घटेगी नहीं, क्योंकि इनकम आपकी राइज हो गई। तो जनरली हम ऐसा मानकर चलते हैं कि अगर कंज्यूमर्स की इनकम सेम रहे, बाकी सब फैक्टर सेम रहें, टेस्ट आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सेम रहे, पॉपुलेशन चेंज ना हो, तो लॉ ऑफ डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। अब हम इस लॉ ऑफ डिमांड को एक झूले से, एक शीशों के झूले से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। मान लीजिएगा कि एक पर्सन यहाँ बैठ जाता है तो दूसरा पर्सन ऊपर चला जाएगा। अगर प्राइस भाई साहब नीचे चले गए तो डिमांड भाई साहब ऊपर चले जाएंगे। इफ प्राइस विल फॉल देन डिमांड विल राइज। तो यही नेगेटिव रिलेशनशिप है। पर इसमें एक जो बीच में पिलर लगा है ये भी इस लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन करता है। वो ये क्या है कि अगर पिलर सेम रहे, वहीं पर ही पोजीशन रहे, कभी ख़राब ना हो, यानी कि वो डिफाइन हो जाए, तो अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दैट मीन्स ये पिलर सेम रहे तो प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप होगी। बिल्कुल वही का वही, इसी को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं और इसी को नेगेटिव रिलेशनशिप कहते हैं, इसी को इन्वर्स रिलेशनशिप कहते हैं। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक तो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है
एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है और एक मैंने आपको वर्ड्स में यानी कि टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन बताया। टेबुलर प्रेजेंटेशन लॉ ऑफ डिमांड को जब हम डिफाइन कर देते हैं तो दैट बिकम्स द डिमांड शेड्यूल। तो डिमांड शेड्यूल क्या कहता है? डिमांड शेड्यूल इज ए लिस्ट ऑफ क्वांटिटीज ऑफ ए कमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू परचेज एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि कोई भी डिमांड को डिफाइन करने के लिए 3 वेरिएबल चाहिए कि क्या प्राइस है, क्या डिमांड है और किस टाइम पीरियड पर। तीनों चीज़ का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। व्हाट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट व्हाट प्राइस, हाउ मच ही इज़ विलिंग टू बाय एंड इन व्हाट टाइम पीरियड। तीनों चीज़ मेंशन करना ज़रूरी है। तो ये मान लीजिएगा कि अगर प्राइस 9 है तो डिमांड 50 है, प्राइस अगर 10 है तो डिमांड 45 है। तो प्राइस राइज होने से डिमांड फॉल हो रही है। इट मीन्स दिस numerical presentation between price and demand is following the law of demand, और इसीलिए हम इसको डिमांड शेड्यूल दिखाएंगे यहाँ पर। ये याद रखना है आपको। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रेजेंट तो इसमें ये याद रखना है डिमांड शेड्यूल गिव्स ए शेड्यूल ऑफ अल्टरनेटिव क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस। तो प्राइस और डिमांड और उसमें पर ईयर टाइम पीरियड आ जाए तो इसे हम डिमांड शेड्यूल कहते हैं। इट मीन्स डिमांड शेड्यूल इज ए न्यूमेरिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। मैंने लॉ ऑफ डिमांड को न्यूमेरिकली प्रेजेंट कर दिया, प्राइस, डिमांड और टाइम पीरियड। अब हम इसके ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पर आ जाते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ग्राफ में जब भी बनाएंगे तो डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड हम एक्स एक्सिस पर लेंगे और प्राइस वी विल टेक ऑन वाई एक्सिस। अब हम इसमें मान लीजिएगा कि एट ₹20 ए कंज्यूमर इज बाइंग 5 units of a commodity and this combination is represented by point A। अब अगर प्राइस कम हो जाता है एंड इट कम्स फ्रॉम 20 to 15 तो हमारी डिमांड मान लीजिएगा कि 5 to 7 आ जाती है। तो इट मीन्स जब प्राइस कम हो जा रहा है तो डिमांड बढ़ी जा रही है। तो दिस इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ दैट डिमांड शेड्यूल, और इस ग्राफिकल प्रेजेंटेशन को डिमांड कर्व कहते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड को मैंने यहाँ पर ग्राफ से दिखाया है, पहले टेबल से दिखाया, उसको डिमांड शेड्यूल कहते हैं। लॉ ऑफ डिमांड को मैंने ग्राफिकली प्रेजेंट कर दिया तो दिस विल बिकम ए डिमांड कर्व। तो इसलिए ये याद रखना है हमको कि डिमांड कर्व इज ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड शेड्यूल इज ए numerical presentation of law of demand. In the next video lecture we shall cover another topics of theory of demand. Thanks for watching.